नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जीएस का आपका सेशन शुरू हो चुका है, फटाफट से आ जाएंगे सभी लोग। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए बाकी दोस्तों में भी। और इस प्रैक्टिस सेट की अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से करने वाले हैं, ठीक है। और स्पेशली ये वाला जो आपका सेट रहा है, यानी कि जो सेट आपका 11 नंबर है, वो बेसिकली आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कल से जुड़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, कल हमने इसके 40 क्वेश्चन किए थे, वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। और आज का जो सेशन रहेगा वो भी किससे रिलेटेड रहेगा, तो वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है और 2023 का आपको बताना है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि 2024 के भी अगर देखा है तो वितरित हो चुके हैं, उसको भी हम किसी वीडियो में सारे एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल 2023 वाला अर्थशास्त्र का नोबेल है, जो कि किसको मिला था, तो ये मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को, ठीक ठीक है। किसको मिला था? ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था। जिन्होंने अगर देखा है तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो काम किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो 19वां जो एशियाई खेल हुआ था, उसमें आपको बताना है कि पहला स्वर्ण जो है भारत ने किस स्पर्धा में जीता था। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष, भारतीय महिला टी20 क्रिकेट टीम, 25 मीटर पिस्टल महिला और 10 मीटर एयर पिस्टल जो है पुरुष। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। 19वें राष्ट्रीय खेल की बात कर लें, जो कि 2023 में ही हुआ था, ठीक है। और चीन के हांगजू शहर में हुआ था। आप सभी को बताया चीन के हांगजू शहर में ये आयोजित हुआ था। और इसमें अगर पहला स्वर्ण की बात आएगी तो 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में ये अगर देखा जाए तो मिला था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 और एक तरफ आपको यहाँ पर तिथियां दे रखी हैं और एक तरफ दिवस दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। कौन सा या फिर कौन से सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है। 10 अक्टूबर को कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बताइए कौन सा इसमें सही दे रखा है, वो आपको बताना है। तो 10 अक्टूबर की बात कर ले तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए पहला हमारा सही है, जो कि 1992 से अगर देखा जाए तो इस पहल की शुरुआत हुई थी। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को अगर देखा जाए तो रोम में जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा एकदम सही दे रखा है। 24 अक्टूबर की बात कर लें तो 24 अक्टूबर जो है वर्ल्ड पोलियो दिवस मनाने की शुरुआत जो है रोटरी इंटरनेशनल ने किया था और इस दिन को जो है जोनास साल्क के जन्मदिन दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जोनास साल्क, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने खोज की थी। तो तीसरा भी हमारा सही है। 30 अक्टूबर को कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर लें तो ये 3 मई को मनाया जाता है, ना कि 30 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो चौथा कथन हमारा गलत है, यानी कि चौथा पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 1 2 3 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने भारत में अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। मालदीव ने, तंजानिया ने, कंबोडिया ने या फिर अफगानिस्तान ने? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 और इसका आप सभी को आंसर करना है। तो इसकी बात कर लें तो यहाँ पर जो बंद करने का निर्णय लिया था वो मालदीव ने लिया था, ठीक है। किसने लिया था? तो मालदीव ने लिया था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्रैल और जून 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है, ठीक है। कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है।
हालांकि करंट के बारे में अभी अगर देखा है तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। 2023 का जिस हिसाब से डेट्स बढ़ रही हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल जून का मुश्किल है पूछना, लेकिन सेट में अगर 1-2 क्वेश्चन दिए हैं तो पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, दे रखा है पहला। इस अवधि में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है वो 23.2% रही है, और इस अवधि में शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर रही है 6.6% रही है। तो कौन सा इसमें सही है वो आपको बताना है। तो इसमें अगर बात कर ले तो तीनों ही कथन हमारे एकदम सही दे रखे हैं। जो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और इस अवधि में जो महिला श्रम बल भागीदारी है वो 23.2% रही है अप्रैल जून में, और शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर रही है वो 6.6% रही है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो बिम्स्टेक का महासचिव किसे बनाया गया है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। के एन शांत कुमार, रघु श्रीनिवासन, इंद्रमणि पांडे या फिर सच्चिदानंद मूर्ति। तो किसे बनाया गया है बिम्स्टेक का महासचिव? तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं इंद्रमणि पांडे, ठीक है। तो वर्तमान में जो इंद्रमणि पांडे हैं इनको नियुक्त किया गया है, और ये भारत के एक कैरियर राजनयिक भी हैं, और 1990 में भारतीय विदेश सेवा में ये शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो संप्रीति 2023 है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? उमरोई मेघालय में, बकलोह हिमाचल प्रदेश, औली उत्तराखंड या फिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ पर ये संपन्न हुआ था बताइए। तो इसकी बात कर लें तो ये संप्रीति जो हुआ था वो उमरोई मेघालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उमरोई मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चयनित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में किसे चिन्हित किया गया था? अराइची तमिलनाडु को, धोरडो गुजरात को, मोढेरा गुजरात को या फिर पोथानिक्कड़ केरल को। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में भारत का एकमात्र गांव जो कि कच्छ का धोरडो गांव है, ठीक है। कच्छ का धोरडो गांव ये अगर देखा जाए तो चयन किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? बी बनेगा। तो बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। मोढेरों की बात कर ले तो मोढेरा जो आपका ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये था भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गाँव, ठीक है। तो मोढेरा जो गुजरात का है ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। तो इसको भी अगर देखा जाए तो आप लोग याद रख सकते हैं। और इसकी अगर बात कर लें तो जो पोथा निक्कड़ है, तो पोथा निक्कड़ जो है 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला गांव है। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। अराइची की बात कर लें तो अराइची जो था वो यहाँ पर स्वच्छता यानी कि खुले में शौच को पूरी तरीके से रोकने वाला निवास स्थान बना था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसकी बात कर लें तो 16वीं कृषि विज्ञान पूछ रहा है तो ये हुआ था कोच्चि में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? कोच्चि में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 50 और इसमें आपको बताना है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूसा 44 धान की कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पूसा 44 धान की कृषि पर प्रतिबंध किसने लगाया है? छत्तीसगढ़ ने, पश्चिम बंगाल ने, पंजाब ने या फिर हरियाणा ने। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 और 50 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसकी बात कर लें पूसा 44 धान की जो कृषि पर प्रतिबंध लगाया है वो किसने लगाया है? ये लगाया है पंजाब ने। किसने लगाया है? पंजाब ने लगाया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जल संकट में वृद्धि के कारण अगर देखा जाए तो ये कदम उठाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 है और यहाँ पर आपको बताना है जैवमंडल रिजर्व के लिए आरक्षित क्रोड क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ठीक है। तो जैव मंडल रिजर्व के लिए आरक्षित जो क्रोड क्षेत्र होता है उसके बारे में बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है। तो पहला दे रखा है कि यह जैव मंडल क्षेत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है। दूसरा है यहाँ पर शोध कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तीसरा है यहाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां एवं आनुवंशिक कोष संरक्षित हैं। और चौथा है यह स्थानिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीवों के अनुकूल आवास हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का सही जवाब क्या बन जाएगा। कौन सा जैव मंडल रिजर्व के लिए आरक्षित क्रोड क्षेत्र नहीं है। तो इसमें बात कर लें तो यहाँ पर शोध कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्रोड क्षेत्र होता है उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, शोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शोध की अनुमति या फिर कह लीजिए कि किसी भी प्रकार की मानवीय जो गतिविधि होती है वो उसकी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनको छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। निम्नलिखित में से किन मानदंडों के आधार पर किसी प्रजाति को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो कौन से वो मानदंड होते हैं जिसके द्वारा अगर देखा जाए तो जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में जो जनसंख्या में उसमें 70% की कमी आई हो, परिपक्व या फिर वयस्क सदस्यों की संख्या 250 या फिर उससे कम हो जाए, या फिर जनसंख्या में 5 वर्ष के भीतर 20% की क्या आए, कमी आए। तो कौन से यहाँ पर मानदंड अपनाए जाएंगे वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बात कर लें जो IUCN होता है, ठीक है, वो संकटग्रस्त प्रजातियों को किस आधार पर रखता है। एक तो पिछले 10 वर्षों में जो उनकी जनसंख्या है उसमें क्या आ जाए, 70% की कमी आ जाए, और 5 वर्ष के भीतर जो है 20% की कमी आ जाए, और जो वयस्क वयस्क या फिर कह लीजिए कि परिपक्व सदस्यों की संख्या है वो क्या हो जाए, 250 या फिर उससे कम हो जाए। यानी कि तीनों ही मानदंड यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कंपाला घोषणा। तो कंपाला घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंपाला घोषणा का संबंध किससे है। प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से, बंजर भूमि विकास से है, ओजोन परत संरक्षण से, या फिर जैव विविधता संरक्षण से है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसकी बात कर लें जो कंपाला घोषणा है वो आपका प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें अगर बात कर ले तो 48 अफ्रीकी देशों ने अगर देखा जाए तो इसमें इसको अपनाने के लिए कदम उठाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात कर लें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से किस मैंग्रोव को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। तो कौन से मैंग्रोव को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। कह रहा है काले मैंग्रोव को, सफ़ेद मैंग्रोव को, लाल मैंग्रोव को, या बटनवुड मैंग्रोव को। तो कौन से मैंग्रोव को यहाँ पर हम वॉकिंग ट्री के नाम से जानते हैं। वॉकिंग ट्री, वॉकिंग ट्री के नाम से जाने जाना वाला जो आपका मैंग्रोव है वो कौन सा है, वो है लाल मैंग्रोव। कौन सा है, तो ये है लाल मैंग्रोव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और जो लाल मैंग्रोव है इनमें अगर देखा जाए तो वे पौधे आते हैं जो बहुत अधिक क्या होते हैं, लवणीय जल को सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे इसमें आते हैं, और इनको वॉकिंग ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो लगातार बढ़ती जड़ें ऐसे लगता है कि वो पानी में चल रही होती हैं, इसी वजह से इनको वॉकिंग ट्री बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर कुछ रामसर स्थल दे रखे हैं और आपको उनकी अवस्थिति के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, क्या बताना है, कौन सा सही सुमेलित है, राइट आंसर इसका क्या बनेगा। कह रहा है यशवंत सागर जो रामसर स्थल है आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तंपारा झील आपको उड़ीसा में मिलेगी, और चित्रांगुंडी जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पर मिलेगा, वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 और इसका आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यशवंत सागर की बात कर लें तो ये रामसर स्थल यानी कि मीठे पानी का जलाशय है ये,
जो यशवंत सागर है, और ये आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के ये इंदौर में मिलेगा। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात कर लें यहाँ पर, तो हाइगम आर्द्र भूमि जो संरक्षण रिजर्व है, ये क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में, जबकि ये कहाँ पर मिलता है आपको? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है, यानी कि दूसरा कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तम्पारा झील की बात कर लें तो तम्पारा झील जो है उड़ीसा के गंजम जिले में आपको मिलेगी, तो ये हमारा सही दे रखा है। और चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लें तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, यानी कि 3 और 4 इसके सही हैं और पहला दूसरा इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है? तो कीटभक्षी पादप आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? रेफ्लेसिया, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ड्रोसेरा तो आप सभी को पता ही है, ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा होता है, यूट्रिकुलेरिया भी होता है, डायनिया भी होता है। रेफ्लेसिया की बात कर लें तो रेफ्लेसिया एक जो है परजीवी पौधे का उदाहरण होता है, ठीक है। और इसकी राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बताए हो जाएगा, ठीक है। और रेफ्लेशिया आई थिंक जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प भी होता है, ठीक है, जिसमें सड़े हुए मांस की तरह बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुपोषण के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। कह रहा है कि यह पोषक तत्वों में वृद्धि का परिणाम है, इससे जल में पादप प्लवकों का अभाव हो जाता है और इससे जल में खुली ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है? कमी आती है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो सुपोषण की बात कर लें तो यह पोषक तत्वों में वृद्धि का परिणाम होता है, एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और इससे जल में पादप प्लवकों का अभाव हो जाता है। तो इसमें अगर बात कर लें तो जल में पादप प्लवकों का अभाव हो जाता है, ऐसा अगर देखा जाए तो कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। और इससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी जरूर आ जाती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1 और 3 इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? 1 और 3 इसका सही जवाब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात कर लें तो सुपोषण की प्रक्रिया में जो है आपका जो पादप प्लवक हैं या फिर कह लीजिए शैवाल हैं, उनका विकास होता है, ना कि अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो कब मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं, 22 मई को, 17 जून को या फिर 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। तो इसकी बात कर ले तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालना, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुपरसोनिक जेट से निस्सृत होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं उनसे निकलने वाली कौन सी गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ऐसे अगर देखा जाए तो आपका CFC आता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है और आपको सुपरसोनिक जो जेट होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है जो कि नुकसान पहुंचाती है? तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन सी गैस होती है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ठीक है। कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 और क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर कुछ दे रखी हैं विशेषताएं और आपको बताना है कि ये जो है विशेषताएं कौन से जैवोपचार तकनीक को निर्दिष्ट करती हैं। पहला है, यह एक जल जैवोपचार की विधि है। इसमें पादपों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है। यह विधि आर्द्र भूमियों एवं ज्वार नदमुखों को प्रदूषण मुक्त बनाने में
प्रयोग किया जाता है या प्रदूषित जल से रेडियोधर्मी तत्वों को हटाने में प्रभावी है। तो कौन सी इसमें से विधि है जिसके द्वारा ये होता है? तो राइजो डिग्रेडेशन होता है, माइक्रो रिमिडेशन होता है, राइजो फिल्ट्रेशन होता है या फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है बताइए? तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन सी तकनीकी अपनाते हैं? तो राइजो फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तो राइजो फिल्ट्रेशन। नाम याद रखिए, नया क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इनमें से कौन से शामिल हैं वो आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन-कौन सा शामिल हो जाएगा? केवलादेव आपका शामिल ही है, सॉरी, हाँ, केवलादेव आपका शामिल ही है इसमें, और सुंदरबन इसमें शामिल है और काजीरंगा शामिल है। इन तीनों की बात कर लें, ये तीनों शामिल है, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अभी इसमें शामिल नहीं है, यानी कि पहला हमारा नहीं शामिल है, बाकी 2, 3, 4 इसमें शामिल है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 और यहाँ पर आपको कुछ संस्थान दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति के हिसाब से आपको क्या करना है, उनको मिलाना है। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर आता है ये क्वेश्चन। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको झांसी में। कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा झांसी में। तो इसको झांसी से मिलाएंगे। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपको पता है, ये आपको देहरादून में मिलेगा। और जब प्रबंधन संस्थान की बात करेगा मैनेजमेंट की, तो ये भोपाल आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 2, 1, 4, 3। क्या बनेगा? 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन या फिर संधि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? तो जैव विविधता संरक्षण से आपको बताना है इनमें से कौन से संबंधित है। क्योटो सम्मेलन है ये, या फिर नागोया प्रोटोकॉल है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, या जोहान्सबर्ग सम्मेलन है? बताइए। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है उसकी अगर बात कर लें तो ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, तो पहला हमारा नहीं होगा। ठीक है, और बात कर ले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये ओजोन परत क्षरण हेतु अगर देखा जाए होता है। और जोहानसबर्ग की बात करें तो जोहानसबर्ग भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो शामिल इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका नागोया प्रोटोकॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नागोया प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपर्युक्त जो विशेषताएं हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की झील को संदर्भित करती हैं वो आपको बताना है। मतलब जो ऊपर दिए गए हैं ये कौन सी तरह की झील में आपको मिलेंगे। तो पहला जैसे दे रखा है, कह रहा है कि न्यूनतम पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है उसमें, तलीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है और जलीय पादपों का न्यूनतम उत्पादन होता है। ये कौन सा झील पारतंत्र है? तो लैगून झील है, यूट्रोफिक झील है, मीसोट्रॉफिक झील है, या ओलिगोट्रॉफिक झील है? बताइए। तो ये किस प्रकार का है? तो ये है ओलिगोट्रॉफिक झील। ठीक है, ये जो विशेषताएं दे रखी हैं वो किसकी दे रखी हैं? ये ओलिगोट्रॉफिक झील की दे रखी हैं। इसमें जो जलीय उत्पादन होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। और जब यूट्रोफिक की बात कर लें, यूट्रोफिक जो झीलें होती हैं उसमें जो जलीय आपका उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है और प्रकृति के संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा अर्थ आवर अभियान का जो है आयोजन किया जाता है, बताइए। अर्थ आवर अभियान का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा, विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 और 65 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्थ आवर की बात कर ले तो अर्थ आवर एक वार्षिक वैश्विक आयोजन होता है जिसका जो संचालन है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा वर्ष 2007 से किया जा रहा है। ठीक है, कब से किया जा रहा है? तो ये विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा 2007 से अगर देखा जाए तो इसको किया जाता है। ठीक है, और हर वर्ष अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग होता है, और 2024 का जो अर्थ आवर था वो 23 मार्च को आयोजित किया गया था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष अगर देखा है तो इसका आयोजन जो है आपका 8:30 से 9:30 के बीच में होता है। ठीक है, और मतलब एवरी ईयर यहाँ पर 23 मार्च को होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, सॉरी हमने अलग अलग बोल दिया है। तो ये अलग अलग नहीं बल्कि 23 मार्च को ही अगर देखा जाए तो आयोजित किया जाता है, और 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का 1 घंटे का ये होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने भी किया होगा कि जो गैर जरूरी लाइट्स होती हैं वो क्या की जाती हैं, 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, 1 घंटे के लिए जो घरों की लाइट्स होती हैं या फिर जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है, उस जगह की लाइट्स क्या होती हैं, बंद कर दी जाती है, जो यूज़ में नहीं होती हैं 1 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान को यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किए जाने का मानदंड है? तो प्राकृतिक धरोहर स्थल जो यूनेस्को घोषित करता है उसका आधार क्या रहता है वो आपको बताना है। कौन से वे मानदंड रहते हैं? तो आवास क्षेत्रों में दुर्लभ पादप प्रजातियों की उपस्थिति, पृथ्वी के विकास क्रम में भू आकृतिक परिवर्तन, जैविक क्रियाओं के कारण वनस्पति उद्भव। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। कौन-कौन से मानदंड रहते हैं? तो इसमें अगर बात कर लें तो आपका आवास क्षेत्र में दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति ये भी रहता है, ठीक है? और पृथ्वी के विकास क्रम में भू आकृतिक परिवर्तन और जैविक क्रियाओं के कारण वनस्पति उद्भव, ये तीनों ही मानदंड अपनाए जाते हैं आपका यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किए जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। लैंटाना कैमारा निम्नलिखित में से किस देश की स्थानिक वनस्पति है? तो लैंटाना कैमारा, ठीक है, गाँव में अक्सर ये देखने को मिलता है और लैंटाना बोलते हैं उसको। और आपको बताना है ये किस देश की स्थानिक वनस्पति है? भारत की है, ब्राज़ील की है, कनाडा की है, या फिर यूएसए की है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 और इसका आंसर आपसे भी करना है। और ये एक 12 मासी झाड़ी का पौधा होता है जो कि कहाँ का है? ये है यूएसए का, अमेरिका का है। तो अमेरिका का है ये स्थानिक वनस्पति। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका जो विस्तार है पूरे भारत में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और यहाँ पर आपको बताना है ब्लैक कार्बन के बारे में। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि यह ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है ब्लैक कार्बन, या एल्बिडो की मात्रा में कमी करके पृथ्वी को गर्म करता है, और तीसरा दे रखा है यह सूर्य के प्रकाश का प्रबल अवशोषक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ब्लैक कार्बन की बात कर लें तो ब्लैक कार्बन जो है वो एक अल्पकालिक प्रदूषक होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अपनी ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, ब्लैक कार्बन एक प्रकार का क्या है, एरोसोल है। ठीक है, क्या है, एरोसोल है। और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत जो ब्लैक कार्बन होता है वो क्या होता है, तेजी से प्रचलित हो जाता है, और उत्सर्जन बंद होने पर वायुमंडल से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लें तो अधूरे दहन से उत्पन्न होता है, एकदम सही दे रखा है। यह एल्बिडो की मात्रा कमी करके पृथ्वी को गर्म करता है, बिल्कुल दूसरे नंबर पे ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में। ठीक है, पहले पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे पर आपका क्या होता है, ये आ जाता है गर्म करने के लिए। यह सूर्य के प्रकाश का प्रबल अवशोषक है, ये भी हमारा कथन एकदम सही हो जाएगा। तो तीनों ही हमारे कथन क्या हैं, तीनों ही हमारे कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले 1 2 3 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 69।
एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 और 69 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर ले, एशिया जो पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार होता है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है, यानी कि यूनेप के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 और इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण प्रक्रिया के सही क्रम को संदर्भित करता है? तो कौन सा अनुक्रमण है जो इस दिए गई प्रक्रिया को सही संदर्भित करेगा? न्यूडेशन, प्रवासन, स्थिरीकरण और प्रतिक्रिया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो इसमें सबसे पहले जो आता है, ठीक है, वो क्या आता है? न्यूडेशन आता है, उसके बाद प्रवासन आता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिरीकरण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही अगर देखा जाए तो अनुक्रमण के समय जो है ये लगता है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है और इसमें आपको बताना है कौन से बायोडीजल के स्रोत हैं। कौन से बायोडीजल के स्रोत हैं वो आपको बताना है। जेंट्रोफा, सोयाबीन, सूरजमुखी और ग्रेप सीड। इससे हमें बायोडीजल प्राप्त हो सकता है या फिर होता है, बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो दिए गए जो चारों चीज़ें हैं उनमें से अगर देखा तो बायोडीजल हमें प्राप्त हो सकता है। जेंट्रोफा के बारे में तो आप सभी को पता ही है, ये तो मुख्यतः बायोडीजल की फसल होती ही होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात कर लें और भी वैकल्पिक स्रोत होते हैं, ठीक है, और वैकल्पिक स्रोतों में अगर देखा जाए तो सोयाबीन भी आएगा, सूरजमुखी भी आएगा और ग्रेप सीड भी आएगा। तो इन चारों से ही अगर देखा जाए तो इन चारों से ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोडीजल जो है बना सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 72। निम्नलिखित में से किसने अल्फा, बीटा एवं गामा विविधता को परिभाषित किया था? तो अल्फा, बीटा, गामा की विविधताएं जो होती हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा किसने किया था वो आपको बताना है। मसानोबु फुकुओका, जोसेफ ग्रीनेल ने, आर.एच. विटेकर ने या फिर डब्ल्यू.एम. एडम्स ने। क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? तो इसकी अगर बात कर ले तो ये कौन है? तो ये आर.एच. विटेकर साहब हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा की विविधता को जिन्होंने परिभाषित किया है वो क्या है? आर.एच. विटेकर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फुकुओका का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, प्राकृतिक कृषि के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? तो प्राकृतिक कृषि के लिए ये जाने जाते हैं, मसुनोबु फुकुओका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ कथन दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको साथ साथ में ही लेकर चलते हैं क्योंकि फिर दूसरी तरफ आपको फिर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो पहले कथन की बात करते हैं। पहला कथन दे रखा है कि यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। तो रेड सैंडर्स की बात कर लें तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। अगला पॉइंट दिया है कि इन्हें आईयूसीएन द्वारा लुप्त प्राय वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो क्या अगर देखा जाए तो इनको आईयूसीएन के द्वारा लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो बिल्कुल ये अगर देखा जाए तो वर्तमान में इनको जो है लुप्त रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आइए विकल्प में देखते हैं कि दोनों कथन किसमें दिया है। ठीक है, दोनों कथन आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, किस में मिलेंगे? ऑप्शन नंबर सी में मिलेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर पश्चिमी घाट दे रखा है, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये स्थानीय प्रजाति नहीं मिलेगी, बल्कि जो आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्र हैं उसमें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी घाट दे रखा है, तो पश्चिमी घाट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बनेगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा
गलत, दूसरा सही होगा सिर्फ, ठीक है। तो ओनली 2 इसका राइट होगा। तो ओनली 2 की बात कर लें, ओनली 2 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। थोड़ा सा सही करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो समुद्र तट है वो दे रखे हैं और उनकी स्थिति दे रखी है, उनसे क्या करना है आपको, मैच कराना है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ठीक है, तो कूट तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो मुझे लगता है इसको ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको छोटा करते हैं, चलिए देखते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा, अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, राधानगर तट, गोल्डन तट, बांगरम तट, ईडन तट, तो इनको सभी को मैच कराना है आपको। तो बात कर ले यहाँ पर राधानगर तट की, तो राधानगर तट जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। गोल्डन तट की जब बात आएगी तो गोल्डन तट आपका उड़ीसा में मिलेगा। और बांगरम तट कहाँ पर है, तो बांगरम तट आपको लक्षद्वीप में मिलेगा। और ईडन तट की बात आएगी तो ये पुदुचेरी में मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्लू फ्लैग समुद्र तट है, और इनकी अगर बात कर लें तो दुनिया का सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में अगर देखा जाए तो इनमें, उसके लिए अगर देखा जाए तो ये गिने जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर ले 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75। कार्टोजेना, तो कार्टाजेना संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो आपको बताना है। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, हरित गैस उत्सर्जन से, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से, या फिर सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बताइए किससे संबंधित है, ये बताइए। तो कार्टाजेना, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है इसकी अगर बात कर ले तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। इससे संबंधित है तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 76, और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है कि बायोम में पादप तथा जीव परस्पर अवलंबित होते हैं। दूसरा कथन है कि दो बायोम के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसकी अगर बात कर ले तो दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। बायोम में क्या होता है, पादप और जीव दोनों ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और दो बायोम के मध्य जो स्थित संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, यानी कि दोनों ही कथन हमारे सही हैं। इसलिए जो आंसर हमारा बनेगा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निर्दिष्ट समुदाय में जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता के मापन में कौन सा सूचकांक यूज किया जाता है, सिम्पसन सूचकांक, टिलमैन सूचकांक सूचकांक कैलवास सूचकांक और क्रेमलिन सूचकांक, कौन सा सूचकांक यूज होता है बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो ये कौन सा होता है, ये होता है सिम्पसन सूचकांक, ठीक है। सिम्पसन सूचकांक का प्रयोग जो है किसी निर्दिष्ट समुदाय में सापेक्ष जैव विविधता के मापन के लिए किया जाता है। और इसमें अगर बात कर लें तो प्रजाति की संख्या एवं प्रजाति में जीवों की संख्या दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है वो आपको बताना है, यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा, जिसका जो आपका मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में मिलेगा। और इसके गठन की जब बात आएगी तो इसका गठन कब हुआ था, 1972 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट और उत्पादन अंतराल रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसकी अगर बात कर लें तो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट ये जारी नहीं करता है, ठीक है। वैश्विक जो जलवायु स्थिति रिपोर्ट है ये जारी नहीं करता है। इसके अलावा बात कर लें, तीनों ही रिपोर्टें ये क्या करता है, जारी करता है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट की बात कर ले तो ये विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी होती है, ठीक है। विश्व
मौसम संगठन के द्वारा ये वाली रिपोर्ट जारी होती है, तो इसको छोड़कर बाकी सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम होती है? तो कौन से बायोम में जो प्राथमिक उत्पादकता है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है? टुंड्रा बायोम में, सागरीय बायोम में, मरुस्थल बायोम में, या फिर मानसूनी वन बायोम में? क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा बायोम में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, क्योंकि इसमें अगर बात कर लें तो जो तापमान होता है आमतौर पर कितना होता है, यहाँ पर जो तापमान होता है -40 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है आपका। और वर्षा की बात कर लें तो वर्षा यहाँ पर 150 से 250 मिलीमीटर होती है, ठीक है, जिससे टुंड्रा क्या होता है, रेगिस्तान के समान हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होती, सबसे कम आपको उत्पादकता क्षेत्र मिलेगा, यानी कि वनस्पतियाँ मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक इनमें से कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ओजोन, फ्लाई ऐश, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, और जो द्वितीयक वाले होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थ से निकलकर वो पहुंचाते हैं। जैसे अगर बात कर लें, यहाँ पर अमोनिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी अगर देखा जाए तो प्राथमिक आते हैं। लेकिन द्वितीयक की जब बात आएगी तो द्वितीयक में कौन कौन से आएंगे, तो आपका ओजोन हो जाएगा, फ्लाई ऐश हो जाएगा, इसके अलावा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स हो जाएगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर लें तो ये आपका प्राइमरी में आएगा, यानी कि प्राथमिक जो है प्रदूषक में आएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। क्या बनेगा, 1, 2, 4 इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 81, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान, तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को, पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, या फिर बल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान? क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात कर लें तो ये कहाँ पर मिलता है, तो ये है पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि म्यांमार और छिमतुपाई नदी की पहाड़ियों से दिखता है, ठीक है। और मिजोरम राज्य की सबसे उच्चतम चोटी में से अगर देखा जाए तो ये माना गया है, ठीक है। और इसे ब्लू माउंटेन यानी कि नीला पर्वत उद्यान के रूप से नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 82, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह वन्य जीवों एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है। और दूसरा दे रखा है कि इसमें वर्मिन प्रजातियों को अनुसूची 5th में शामिल किया गया है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में आपको बताना है कौन से कथन इसमें से सही दे रखे हैं, ठीक है, सही कथन बताना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन से कथन सही हो जाएंगे, तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अनुसूची 5th में अगर देखा जाए तो होता क्या है, तो इसमें जो है जीवों का शिकार जो है किया जा सकता है, ऐसा दिया गया है। और वर्मिन प्रजातियां कौन सी होती हैं, तो वर्मिन प्रजातियों में आपके जो आते हैं वो चूहे, कौवे, फ्रूट बैट, ये सभी अगर देखा जाए तो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो 5वीं में अगर देखा जाए तो इसमें शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है और आपको बताना है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 2017 में, 2018 में, 2019 में, या फिर 2020 में? क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये कब शुरू किया गया था, तो ये 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था, तो 2019 जनवरी 2019 में जो है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है यहाँ पर, एक तरफ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं हैं और एक तरफ क्या है, प्रारंभ वर्ष उनके दे रखे हैं और सभी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे बाघ परियोजना है, तो बाघ परियोजना क्या कह रहा है कि 1973 में है, तो बिल्कुल जो है सही दे रखा है, 1973 में ही बाघ परियोजना आई थी। हाथी परियोजना की बात कर लें तो पर्यावरण जो वन मंत्रालय है उसने जो है 1992 में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत की थी, ये भी हमारा सही दे रखा है। गैंडा परियोजना की बात कर लें तो 1987 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और एक सींग वाले जो गैंडे हैं केवल भारत में ही मिलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हंगुल परियोजना की बात कर लें तो हंगुल परियोजना 1972 में दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हंगुल परियोजना कश्मीर सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये 1970 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1970 में, और जम्मू कश्मीर सरकार इसको लेकर आई थी। तो ऑप्शन नंबर बात कर लें डी, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है? ठीक है, कौन से राज्य में जो आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल यानी कि वेटलैंड का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर लद्दाख में? कहाँ पर मिलेगा? तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ए बन जाएगा। इसमें जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसका 17.56, कितना? 17.56% आपको आर्द्र भूमि मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है कि इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। दूसरा आपका दे रखा है कि इसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के एक निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद लागू किया जाता है। ठीक है, बताइए सही जवाब इसका क्या बनेगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 86 और इसका सही जवाब बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो दोनों ही कथन इसमें एकदम सही दे रखे हैं। इसकी अगर शुरुआत की बात कर ले तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको लेकर आया था। ठीक है, वर्ष 2017 में अगर देखा जाए तो इसको लेकर आया था। पहला कथन हमारा एकदम सही दे रखा है। इसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो वायु प्रदूषण है उसको एक निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद लागू किया जाता है। इसकी भी बात कर लें तो ये भी अगर एकदम सही दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोनों कथन हमारे सही हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87। क्वेश्चन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जैव विविधता वित्तीय पहल नामक वैश्विक परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? तो किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच? बताइए किसके द्वारा अगर देखा जाए तो ये समझौता हुआ है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88। क्वेश्चन है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा? किसके द्वारा ये किया गया है आपका बताइए। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात कर लें तो इसका जो गठन है वो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें अगर बात कर लें तो कौन आता है? तो ये आता है भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, कौन आता है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ परिसंघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर 89 है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना आपको बताना है किस वर्ष की गई थी, 1883 में, 1887, 1893 या फिर 1897 में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बात कर लें तो ये जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है ये, ठीक है। और इसकी जब स्थापना की बात आएगी तो 15 सितंबर 1883 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, तब बम्बई बोला जाता था, ये बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बायोम के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं। पहला कथन है कि यह एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसमें पौधों एवं जंतुओं की व्यापक विविधता होती है। और तीसरा दे रखा है जलवायु व संबंधित कारक इसे व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। बायोम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो बायोम एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है, तो इसमें अगर बात कर लें तो ये छोटा भौगोलिक क्षेत्र तो नहीं होता है, ठीक है। छोटा भौगोलिक क्षेत्र तो नहीं होता है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो आकार होता है आमतौर पर बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी सामान्यतः उन केंद्रों के समस्त पादपों प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके जो सामान्य लक्षण हैं उस संपूर्ण क्षेत्र के लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पहला हमारा गलत है। इसमें पौधों एवं जंतुओं की व्यापक विविधता होती है और जलवायु संबंधित जो कारक हैं इसे व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 2 और 3 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगजू में संपन्न पैरा खेल 2023 में भारत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया था, बताइए। जो एशियाई पैरा खेल हुए थे आपके हांगजू में, उसमें कौन सा स्थान भारत को मिला था, तो ये मिला था 5वां स्थान, ठीक है। कौन सा स्थान मिला था, तो ये 5वां स्थान मिला था। इसमें 29 जो है आपके स्वर्ण थे, ठीक है। और 31 आपके रजत थे और 51 ब्रॉन्ज थे। टोटल की बात कर लें तो 111 पदक इसमें भारत लाया था, ठीक है। 111 पदक इसमें भारत लाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल उद्गम का उद्देश्य है। तो एक वेब पोर्टल है जिसका नाम क्या है, उद्गम, आरबीआई के द्वारा ये लाया गया था। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रिपोर्ट करना, बैंकों के बकायादारों की सूची साझा करना, बिना दावे वाली राशि के बारे में जानकारी देना और निजी क्षेत्र के बैंकों के वादे और प्रदर्शन के बीच के अंतर को क्या करना, रिपोर्ट करना। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो वेब पोर्टल जो उद्गम होता है उसकी अगर बात कर लें तो बिना दावे वाली राशि के बारे में जानकारी देना, ठीक है। ऐसी राशि जिन पर किसी का भी दावा नहीं है उसके बारे में जानकारी, यानी कि लावारिस जो जमा होता है, ठीक है। तो लावारिस जमा के बारे में आपको यहाँ पर सूचना मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले नौसेना संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जिसमें राज्य का पहला नौसेना संग्रहालय बनने जा रहा है। गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ पर बनेगा बताइए। तो इसकी बात कर ले तो ये गोमती नदी के किनारे बनेगा आपका, ठीक है, इकाना स्टेडियम के सामने, ठीक है। इकाना स्टेडियम का जो गेट नंबर 5 है उसी के सामने जो है ये बनने वाला है, ठीक है, नौसेना शौर्य संग्रहालय। तो राइट आंसर की बात कर लें तो ये लखनऊ इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 और इसका सही जवाब आपको बताना है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, आपको इनको क्या करना है, मैच करना है और आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यादें यादें और यादें, आप सभी को पता है पुष्पा भारती की ये किताब थी
और इसके लिए इनको 2023 का व्यास सम्मान भी मिला था, है ना? 2023 का व्यास सम्मान भी इनको मिला था, तो ये तो हमारा एकदम सही है, तो आपको रटा ही होगा। रोमन स्टोरीज़ की बात कर लें तो झुम्पा लाहिड़ी की ये बुक हो जाती है, ठीक है? ये भी अगर देखा जाए तो एकदम सही है। वेस्टर्न लेन आपका चेतना मारू की किताब है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर कह रहा शशिकांत दास की ये रचना है, ठीक है? किसकी? शशिकांत दास की रचना बता रहा है। तो इसकी बात कर लें तो ये शशिकांत दास की नहीं है, बल्कि जो पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम जी राजन, ठीक है? रघुराम जी राजन उनकी अगर देखा जाए तो ये बुक होती है, ठीक है? तो रघुराम राजन का नाम याद रखिए, कांत जो दास हैं वो इसमें नहीं आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और गलत का ही हमें चुनाव करना था। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या देखा है? क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने हांगकांग ओपन 2023 बैडमिंटन के पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो इसमें बात कर लें किसका नाम आता है, बताइए किसका नाम आता है? तो ये जोनाथन क्रिस्टी का नाम इसमें आता है। किसका आता है? जोनाथन क्रिस्टी का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 96, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा R21 मैट्रिक्स एम नामक वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से किस बीमारी की रोकथाम में ये सहायक है? R21 मैट्रिक्स एम पोलियो के लिए है, मलेरिया के लिए, तपेदिक या फिर स्वाइन फ्लू के लिए है? किसके लिए है? तो इसकी बात कर लें तो ये मलेरिया की रोकथाम के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 97, लोगों को घर तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की गई है? बताइए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। घर तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायतों में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। किसने किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। 100 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी इसमें से, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में ग्लास स्काई वॉक के निर्माण का निर्णय लिया गया है? ठीक है, ग्लास स्काई वॉक। अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, गोरखपुर। और इसमें सुनने में आया था कि दरारें भी आ गई हैं बनते बनते ही, ठीक है? तो इसका जो निर्माण है वो तुलसी झरने पर किया जा रहा है, ठीक है? चित्रकूट का तुलसी झरना, जिसे सबरी झरना भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको चित्रकूट में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? बताइए। रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो रामानुजन कौन थे? गणितज्ञ के थे और गणित में ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये मिला था रुई किस्यांग झांग को, ठीक है? किसको मिला था? तो रुई किस्यांग झांग को मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघवाद जो है निम्नलिखित में से किस विषय पर संबंधित था? ठीक है, सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित था? बताइए। अजन्मे बच्चे को अधिकार दिलाने से, समलैंगिक व्यक्ति के दत्तक ग्रहण से, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से, या फिर सोशल मीडिया से बाल यौन सोशल संबंध जो संबंधी सामग्री है उसको हटाने से। तो 3-2 से ये फैसले की घोषणा हुई थी, ठीक है? जिसमें जो है वरिष्ठ जो समलैंगिक जोड़े हैं उनके विवाह के अधिकार को क्या किया था? कानूनी मान्यता को अस्वीकार किया गया था इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है? तो ये कौन-सा था? ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से रिलेटेड था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस पे क्या हुआ था? असहमति व्यक्त की गई थी, ठीक है? तो वो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है? मिलते हैं फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।